1 जुलाई 2018 सुबह के लगभग 10 बजे थे। आसपास के लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। मसला ये था कि जो दुकान सुबह 6 बजे खुल जाती थी, आज सुबह 10 बजे तक वो दुकान नहीं खुली थी। दुकान किराने की थी, पर उस दुकान पर सुबह सुबह दूध और दही लेने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पर दूध का व्यापार होता था। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि दुकान 6 बजे खुलने वाली दुकान सुबह 10 बजे तक नहीं खुली। अब एक पड़ोसी उनके घर जाता है और गेट खटखटाता है। गेट खटखटाने पर कोई आवाज नहीं देता है, ना ही कोई व्यक्ति बाहर आता है। कुछ देर के बाद वो व्यक्ति उस घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद चीखता पुकारता हुआ घर से बाहर आता है। वो देखता है कि घर के 10 सदस्य फांसी पर झूल रहे थे। सभी के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टी बंधी थी और सभी की नाक और कान में रुई के फुए लगे थे। मतलब कि कान और नाक को रुई से बंद कर दिया गया था। ये जैसे ही खबर वहां फैलती है, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक ही परिवार के 10 लोगों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की। यह आत्महत्या थी या साजिश, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इतने में कोई पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस जब घर के अंदर जाती है और उस घर का नजारा देखती है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है, क्योंकि पुलिस ने आज से पहले ऐसा वाक्य कभी नहीं देखा था। अब सवाल यह था कि इन सभी लोगों को किसी ने मार कर फांसी पर लटका दिया या उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है या यह जीवन से समर्पण था। इन सब सवालों के जवाब इस कहानी में आपको मिलेंगे और जो चीज़ निकल कर सामने आएगी वो आपको हिला कर रख देगी। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी में आपका दोस्त प्रदीप पाठक, एक नई स्टोरी के साथ एक सच्ची घटना। कहानी चालू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सत्य घटनाएं आपको मिलती रहें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी चालू होती है बुरारी इलाके से। बुरारी दिल्ली के बाहर का एक इलाका है, एक जगह है। वहाँ की एक जगह होती है संत नगर। संत नगर का गली नंबर 4, और गली नंबर 4 में एक मकान होता है और उस मकान में एक ही परिवार के 11 सदस्य रहा करते थे। अब वो 11 लोग कौन थे, कहानी चालू करने से पहले आप ये जान लीजिए। एक 80 साल की माँ जिसका नाम नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भवरेश और ललित, और एक बेटी प्रतिमा। भवनेश की पत्नी ललिता और ललित की पत्नी टीना और प्रियंका की बेटी साथ में रहा करते थे। उनके बच्चे थे नीतू, मोनिका, ध्रुव, शिवम, और साथ में कुत्ता भी रहा करता था जिसका नाम टॉमी था। ये उन परिवारों के सदस्यों के नाम हैं जो गली नंबर 4 बुरारी दिल्ली के बाहर के इलाके में रहा करते थे। एक किराने की दुकान जिसमें सभी सामान के साथ साथ दूध और दही मिलता था। लोगों को सुबह दूध जल्दी चाहिए होता था तो लोग लगभग 6 बजे वहां पहुंच जाते थे और दुकान 5:30 और 6 के बीच में पूरी तरह खुल जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2018 को ऐसा क्या हुआ कि 6 बजे खुलने वाली दुकान 10 बजे तक नहीं खुली। तो कहानी में मैंने पहले भी बताया था कि पड़ोसी उनके घर जाकर देखते हैं, तभी इस वारदात का खुलासा होता है। पुलिस आती है और उन्होंने 10 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। पड़ोसी बताते हैं कि इस घर में 11 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति नहीं है, और 80 साल की नारायणी देवी। अब ये सवाल ये था कि 10 लोग फंदे पर लटके हुए हैं तो वो एक व्यक्ति कहाँ है, और वो एक व्यक्ति था 80 साल की नारायणी देवी। कहानी में बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, रोचक सत्य घटना। घर के अंदर जाकर देखते हैं, सर्चिंग करते हैं तो पलंग पर नारायणी देवी सो रही थी। 10 लोग फांसी पर लटके थे और जो 11वां व्यक्ति था जो नहीं मिला था वो नारायणी देवी थी।
और वह अंदर के पलंग पर सो रही थी। पर नारायणी देवी अब पलंग पर हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। वो कभी नहीं उठेगी। अब उसे जगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। अब घर के बाहर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि ये हत्या का मामला है। पुलिस को लग रहा था कि सामूहिक हत्या का मामला है। किसी को लग रहा था कि उन्होंने जीवन से आत्मसमर्पण कर दिया। पर किसी भी व्यक्ति के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। पुलिस इस केस को सुलझाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस ने सीबीआई को जांच में बताया कि जब हम पूरे घर को सर्च कर रहे थे तब हमने फ्रिज को भी सर्च करा और फ्रिज में अगले दिन का जो नाश्ता बनाना होता है उसकी तैयारी के लिए जो सामान बनाना होता है वो सामान रखा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि परिवार के सभी लोगों को जब ये पता था कि अगले दिन क्या नाश्ता बनेगा, उसकी तैयारी कर कर उन्होंने रात में ही फ्रिज में रख ली, तो पूरे परिवार के लोग एक साथ आत्महत्या क्यों करेंगे? ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और सब लोगों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, नाक और कान में रुई लगी थी, सभी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। तो ऐसा लोगों ने क्यों किया? जब उन्हें मालूम था कि अगले दिन हम नाश्ता करेंगे तो वो आज रात में ही आत्महत्या या उनके संग हत्या हुई, जो भी हुआ इस वाक्य में आगे आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा क्यों किया? जांच में सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। अब सीबीआई की पूरी जांच इन 10 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। सभी लोगों के शव उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और नारायण देवी का शव भी भेज दिया गया। अब सीबीआई सोच रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो हम जांच को आगे बढ़ाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें खुलासा होता है कि सभी लोगों की जो मौत हुई है वो फांसी लगने के कारण हुई है। सभी ने फांसी लगाई, गले की हड्डी टूटी हुई पाई गई थी और सीबीआई को ये यकीन हो गया था कि सभी लोगों की मौत जो हुई है फांसी से हुई है। पर अभी भी सवाल ये था कि स्वयं इन लोगों ने फांसी लगाई या इनको किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया। अब सीबीआई इस बिंदु पर जांच कर रही थी, पर प्रश्न ये था कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए कहा जा सकता है कि कोई घर में आया, इनको मारकर फांसी पर लटका दिया और बाहर जाते समय दरवाजा खुला छोड़ गया, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अब आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई खंगालती है और 30 जून की पूरी रात जो आसपास की घटना हुई थी उसको सीसीटीवी फुटेज में देखती है। जब वो देखते हैं तो उन्हें कोई खास क्लू नहीं मिलता है। ना उन्हें उस रात उस घर में कोई जाता हुआ दिखा, ना उस घर से कोई आता हुआ दिखा। पर एक बात जरूर दिखी कि टीना और नीतू मार्केट से स्टूल खरीद कर लाई थी और जब वो घर में जा रही थी तो उनके हाथ में स्टूल था। फिर सीबीआई रिवाइंड कर पुरानी डेट के सीसीटीवी फुटेज देखना चालू करती है और 28 तारीख का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखती है तो वो देखती है कि टीना शुभम भी मार्केट गए थे और वो भी अपने साथ स्टूल लेकर आए थे। अब सीबीआई समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग बारी बारी से बाजार गए और स्टूल लेकर आए, ऐसा किया क्या? और उस रात 30 जून ललित टेलीफोन के तार का एक बंडल लेकर घर में गया था। अब जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए 28 तारीख के और 30 तारीख के तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बारी बारी से स्टूल क्यों लाए और वो टेलीफोन तार का बंडल घर में क्यों ले गया। अब अगली सुबह 1 जुलाई 2018 को सभी इसी हालत में पाए जाते हैं। तो सीबीआई समझ नहीं पा रही थी कि ये मामला है क्या। ये मामला सामूहिक आत्महत्या का है, जीवन से समर्पण का है। जांच अभी चली रही थी पर सीबीआई किसी बिंदु पर नहीं पहुंच पाई थी। परिवार के 11 लोगों ने एक साथ दुनिया छोड़ दी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या हुआ जो 11 लोगों ने एक साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसमें एक 80 साल की वृद्ध महिला, उनकी मां नारायणी देवी थी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। कहानी में आगे बने रहिए। ये किस्सा बहुत ही रोचक और आत्मा को हिला देने वाला है।
सीबीआई परिवार की आर्थिक जानकारी जुटाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस परिवार पे लोन था या कर्जा था, इस कारण इसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब व्यक्ति पर कर्जा या लोन होता है तो वह आत्महत्या करने का प्रयास करता है, पर सीबीआई को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। बल्कि एक नई चीज की जानकारी मिलती है कि 27 जून 2018 को प्रियंका की सगाई हुई थी और सभी लोग खुश थे, पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। तो जाहिर सी बात है किसी पर कोई कर्जा या कोई प्रकार का लेन देन नहीं था। घर के पीछे की दीवार पर पुलिस को कुछ ऐसा दिखता है जो घटना को एक भूतिया मोड़ दे देती है। अब कहानी यहां से मोड़ लेगी। पीछे की दीवार पर सीबीआई को 11 पाइप लगे हुए दिखते हैं, जिसमें से 7 पाइप सीधे थे और 4 पाइप मुड़े हुए थे। घर के अंदर 11 दरवाजे थे, 11 खिड़की थी, 11 पर्दे और 11 ही पंखे लगे हुए थे। घर में जो कुछ भी था, जो कुछ भी सामान थे, वो सिर्फ 11 के आंकड़े में थे। और घर में एक 11 डायरियां मिलती हैं। और इन डायरियों में क्या लिखा था, डायरी लिखने का कारण क्या था, किसने ये डायरियां लिखी थी और 11 का आंकड़ा क्या था, इस कहानी में आगे ये सब जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। जब सीबीआई पूरी तहकीकात करती है तो उसके सामने एक नाम निकल के आता है, भोपाल सिंह चूड़ावत। अब आप सोचेंगे कि भोपाल सिंह चूड़ावत कौन है। भोपाल सिंह चूड़ावत नारायणी देवी के पति थे, जिनका स्वर्गवास 2006 में हो गया था और वो राजस्थान के निवासी थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले भूपेंद्र सिंह चूड़ावत के किरदार को समझना जरूरी है, नहीं तो ये असली घटना, असला वाक्य आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि 11 लोग तो घर में मरे, तो भूपेंद्र सिंह चूड़ावत का इस चीज से क्या संबंध है। भोपाल सिंह की शादी नारायणी देवी से की जाती है और भोपाल सिंह घर जमाई बनकर नारायणी देवी के साथ रहने लगते हैं। भोपाल सिंह राजस्थान के निवासी थे और कामकाज की तलाश में हरियाणा पहुंच जाते हैं और हरियाणा पहुंचकर उनका संपर्क भाटिया परिवार से होता है। वो भाटिया परिवार के साथ काम करने लगते हैं। नारायणी देवी भाटिया परिवार में इकलौती लड़की होती है। गोपाल भोपाल सिंह एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो भाटिया परिवार सोचता है कि क्यों ना भोपाल सिंह की शादी अपनी इकलौती बेटी नारायणी देवी से करवा दी जाए और उनको घर जमाई बनकर रखवा लिया जाए। ऐसा हो भी जाता है और जीवन चलने लगता है। आगे चलकर उनको 3 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं, जो भोपाल सिंह की संतान थे, जिसमें दिनेश, भूवेश और सबसे छोटा बेटा ललित होता है। 2 लड़की होती हैं, प्रतिभा और सुजाता। 1979 1989 में जमीन बेचकर ललित के साथ वो बुबारी शिफ्ट हो जाते हैं। आज उनका बेटा भुवनेश पिता के साथ था, लेकिन बड़ा बेटा दिनेश गांव में रहकर ही गांव की जमीन को संभाल रहा था, क्योंकि भोपाल सिंह की गांव में भी जमीन थी, जमीन जायदाद वाला व्यक्ति था। प्रतिभा की शादी हो गई थी, उसकी एक बेटी थी, पर उसका पति मर जाता है किसी दुर्घटनावश। तो प्रियंका भी बुरारी वापस आ जाती है। अब 26 मार्च 2000 को ललित प्लाईवुड की कंपनी में काम कर रहा था। वहां पर वो लगातार काम कर रहा था, व्यापार करता था। पर सन 2004 में ललित की उसके मालिक से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की मारापीटी के दौरान उसके साथ एक ऐसा वाक्य होता है कि उसकी आवाज चली जाती है, वो बोल नहीं पाता है। जो कुछ भी बोलता था लिख कर बोलता था। अब इसी बीच 2 साल बाद 6 अक्टूबर 2006 को भोपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है और भोपाल सिंह जोड़ावत इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। भोपाल सिंह की मृत्यु के बाद पूरा परिवार वेजिटेरियन हो जाता है। मांस, अंडा, मदिरा सभी चीज का वो त्याग कर देते हैं और डेली पूजा पाठ और कीर्तन करते हैं और कीर्तन में अपना मन लगाते हैं। रोज सुबह शाम कीर्तन का सिलसिला चल रहा था। तो इसी दौरान कीर्तन करते करते ललित, जिसकी आवाज दुर्घटना में चली गई थी, वापस आ जाती है और वो अचानक बोलने लगता है। सभी को ये एक चमत्कार की तरह लगता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ललित जब बोलता है
तो क्या बोलता है सुनिए। ललित बोलता है कि ये मेरे पिता भूपाल सिंह जोड़ावत की कृपा है कि मैं आज सबके सामने बोलने लगा। ललित अब ललित नहीं रहा था, वो भोपाल सिंह की तरह बात करने लगा था और भोपाल सिंह की तरह ही उसके हाव भाव हो गए थे। उसका पूरा परिवार भी ललित की बात को मानने लगा था। उन्हें लगता था कि जो ललित बोलता है वो उनके पिता भोपाल सिंह का आदेश है। 2007 में ललित ने एक डायरी लिखना शुरू किया और उसमें वो अपनी हर बात लिखता, जो दिनचर्या में वो करता था, सारी बातों को डायरी में लिखता। पूरे परिवार को उसकी बात माननी होती थी। अगर परिवार का कोई भी सदस्य ललित की बात को नहीं मानेगा तो ऐसा माना जाता कि ये अपने पिता भोपाल सिंह के आदेश का उल्लंघन है और उसको सजा मिलती थी। हर साल एक नई डायरी खरीदी जाती और उस डायरी में पूरे साल का चिट्ठा लिखा जाता। इस तरह 2007 से लेकर 2018 तक 11 डायरियां लिखी जा चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घर में जो भी चीज थी वो 11 के आंकड़े में थी। 11 पंखे, 11 पर्दे, 11 पाइप, 11 दरवाजे और 11 ही डायरियां। अब सभी को ललित की बात को मानना था। जो ललित की बात को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसा मानना था कि जो ललित बोलता है वो उसके पिता भोपाल सिंह चोड़ावत बोलते हैं। ललित के अंदर भोपाल सिंह चोड़ावत की आत्मा है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग तरक्की कर रहे हैं। परिवार का ऐसा मानना था और परिवार तरक्की कर भी रहा था और सभी लोग ललित की आज्ञा को मानते थे। 2007 से 2018 तक इनके बीच बहुत कुछ हुआ, जिसका परिणाम हमें 1 जुलाई 2018 की सुबह सुबह देखने को मिला। 24 जून 2018 को ललित पूरे घर को आदेश देता है कि अब घर में 7 दिन तक पूजा चलेगी। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा, ना ही किसी से बात करेगा और ना ही इस पूजा के बारे में किसी को बताएगा। और इस पूजा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि किसी ने भी रुकावट पैदा की तो उसे सजा मिलेगी। 7 दिन बाद 30 जून की रात को सभी को ललित आदेश देता है कि सभी को अपने हाथ बांधने हैं, मुंह पर गीली पट्टी रखनी है, नाक और कान में रुई लगानी है। और ऐसा करने से कोई मना नहीं करेगा, ना ही पूजा में से किसी का ध्यान भटकेगा। सभी ने 30 जून की रात को ऐसा ही किया। अपने गले में रस्सी का फंदा बनाया, अपने हाथों को टेलीफोन के तार से बांधा, मुंह पर गीली पट्टी बांधी, नाक और कान में रुई लगाई। अब बारी आती है नारायणी देवी की। उनकी उम्र 80 साल थी, तो उनको खड़े होने का आदेश ललित ने नहीं दिया। उनसे कहा कि ये प्रक्रिया आपको करनी है तो आप अंदर जाकर पलंग पर लेट के कीजिए। मैंने आपको स्टोरी के शुरू में ही बताया था कि जब घर की सर्चिंग की गई तो नारायणी देवी अंदर के पलंग पर लेटी हुई मिलती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी हुई थी। और सभी के स्टूल के नीचे एक बर्तन में पानी रखा गया और ललित सबसे कहता है कि जैसे ही इस बर्तन का पानी लाल हो जाएगा मैं तुम सबको बचाने आऊंगा। जब तक इस बर्तन का पानी लाल नहीं होगा कोई अपना फंदा नहीं निकालेगा, ना ही उसकी कोशिश करेगा। अब पुलिस जांच में, सीबीआई की जांच में भी ये पता चलता है कि 7 दिन से घर में पूजा चल रही थी। सभी ने वैसा ही किया जैसा ललित ने आदेश दिया था, क्योंकि ललित के अंदर उसके पिताजी भोपाल सिंह जोड़ावत की आत्मा आती थी और कोई भी ललित की बात को टाल नहीं सकता था। अगर टालेगा तो सजा मिलेगी। तो सभी ने ललित के आदेश का पालन किया। ललित ने सभी के हाथ टेलीफोन के वायर से बांधे, सबके मुंह पे गीली पट्टी बांधी, आंखों पर गीली पट्टी बांधी, नाक में रुई लगाई, कान में रुई लगाई और अंत में खुद को भी जैसे तैसे उस तार से बांध दिया और खुद के गले में भी फंदा डाल दिया। और सभी स्टूलों के नीचे, सभी लोगों के नीचे एक पानी का बर्तन रख दिया गया और सभी लोग रंग बदलने का इंतजार करते रहे। अब इसके बाद होता यह है कि ललित के साथ पूरा की पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए नींद में सो जाता है और 1 जुलाई की सुबह ये कांड पूरी दुनिया के सामने आता है। लेकिन अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों।
ये सारी घटना हमने सुनी, पर इस सवाल का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। सीबीआई पोस्टमार्टम करवा चुकी थी, तो उसमें तो जाहिर हो गया था कि रिपोर्ट में आ गया था कि सभी की मृत्यु फांसी लगने से हुई है, पर ऐसा हुआ क्यों इसकी जांच करनी थी। तो सभी शरीरों के दिमाग का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्योंकि दिमाग में आपके क्या विचार थे, किस कारण आपने ऐसा कदम उठाया, ये जानना अभी जरूरी था। मरने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, क्या वो सच में मरना चाहता था, क्या वो जीना चाहता था, इसलिए इस चीज की उनके दिमाग की जांच करवाई जाती है। इसका एक और पहलू था, क्योंकि जब पुलिस जांच करती है तो फ्रिज के अंदर अगले दिन के नाश्ते का सामान मिलता है। इसका मतलब एक बात तो पक्की थी कि उनमें से कोई मरना नहीं चाहता था, ना ही उनके दिमाग में मरने का विचार था। अगर ऐसा होता तो वो अगले दिन नाश्ते का सामान क्यों बना कर रखते। डॉक्टर ने बताया, साइको डॉक्टर ने बताया कि ललित के अंदर कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि 2004 में ललित के साथ जो उसके सेठ ने, जहाँ वो प्लाईवुड का काम करता था, मैंने आपको पहले ही बताया, उस समय उसको एक सदमा लगा था और 2 साल बाद उसके फिर पिताजी गुजर गए, तो उसको फिर एक और सदमा लगा। वो अपने पिताजी के बहुत करीब था। उसके पिताजी भूपाल सिंह चूड़ावत उसको बहुत चाहते थे और वो भी अपने पिता को चाहता था। उसके अंदर कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वो दिमाग से बीमार था और उसको ऐसा लगता था कि पिताजी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, और इसीलिए उसने पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया था। जब पिताजी शांत होते हैं और ललित में आत्मा आती है तो परिवार तरक्की भी कर लेता है। तो परिवार को भी यकीन हो गया था कि ललित के अंदर पिताजी की आत्मा है, इसीलिए वो उसके अनुसार चलने लगे। और जब ललित ने सबको अपने वश में कर लिया तो उसने बताया पूरे परिवार को कि हम 7 दिन पूजा करेंगे, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही किसी को बताएगा, और जो बताएगा उसे दंड मिलेगा। तो पूरा परिवार डरा भी हुआ था। एक पूरे परिवार को नींद के लिए हमेशा हमेशा की सुला दिया गया। 11 लोगों की जान एक बीमार मानसिक रोगी, एक मानसिक व्यक्ति ने ले ली, जिसने ये महसूस कर लिया था कि मेरे पिता की आत्मा मेरे अंदर है। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाना या किसी के मान सम्मान को क्षति पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अंधविश्वास से दूर रहें। और जब भी आपके संग कोई अप्रिय घटना घटने लगे कि आपको ऐसा महसूस हो, तो अपनी बातों को अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से शेयर करें, अकेले ना रहें। मानसिक बवाल के अंदर ही अंदर अपने जीवन को खत्म ना करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सपोर्ट करें। कमेंट्स में अपनी राय बताएं ताकि मैं ऐसी अन्य कहानियाँ बना सकूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।